तो सीधा राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, ये सभी लोग इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। कैबिनेट विस्तार में छत्तीसगढ़ को इस बार तरजीह नहीं दी गई, तो इस वक्त की अहम खबर है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ज्योतिराज सिंधिया यहां पर नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर आप देखिए, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अब यहां पर हो रहा है और समय पर सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो कैबिनेट विस्तार में ये ज्योतिराज सिंधिया आप देख सकते हैं और किरण रिजिजू, ये सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, कुछ लोगों को यहां पर इस्तीफा कुछ लोगों से लिया गया, तो वो चेहरे तो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, अब बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रमोट भी किया गया और कई बड़े चेहरे भी हैं, कई नए चेहरे भी हैं। अनुराग ठाकुर, इनको प्रमोट किया गया, हरदीप सिंह पुरी, ये सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। अब तो मोदी कैबिनेट का विस्तार यहां पर हो रहा है। 43 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। लगभग सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, मौजूदगी सभी की है। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। तो अहम खबर है ये, आज की सबसे बड़ी खबर कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर हो रहा है। मध्य प्रदेश कोटे से बता दें कि 2 बड़े चेहरों को मौका दिया जा रहा है। हालांकि पोर्टफोलियो क्या होगा अभी तय नहीं है, लेकिन लिस्ट में जिस तरीके से तरजीह दी गई है, यह मानकर चल सकते हैं कि भारी भरकम पोर्टफोलियो मिल सकता है। ज्योतिराज सिंधिया की अगर बात करें तो वो लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि टीकमगढ़ से सांसद हैं, वो दूसरे नंबर पर यहां पर हैं। तो तीसरे और चौथे नंबर पर ये लोग हैं। तो ये देखिए, सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक एक करके। रविशंकर प्रसाद नजर आ जाएंगे आपको, लोकसभा के अध्यक्ष यहां पर मौजूद है। स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला हैज अराइव्ड इन दरबार हॉल। तो ओम बिरला यहां पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन में। मंत्रिमंडल विस्तार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन में। मोदी कैबिनेट का विस्तार, 43 मंत्री आज शपथ लेंगे। और ये देखिए, अमित शाह मौजूद है, स्मृति ईरानी नजर आ जाएंगी, प्रकाश जावड़ेकर, ये सभी बड़े चेहरे, सभी दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। तो मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। थोड़ी देर में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। फिलहाल अब कार्रवाई यहां पर शुरू हो रही है। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर दर्ज हो चुकी है। थोड़ी देर में अब मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 43 लोग शपथ लेंगे, 43 मंत्री शपथ लेंगे। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ को इस बार तरजीह नहीं मिली। मध्य प्रदेश से 2 चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन भी होने हैं, शुरुआती महीनों में ही। तो ये सब कुछ ध्यान में रखकर मोदी कैबिनेट का विस्तार यहां पर किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस बार जो कैबिनेट विस्तार हो जाएगा 2024 तक, इसमें शायद ही फेरबदल हो, अगर कोई परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली तो। वेंकैया नायडू यहां पर पहुंच गए हैं इस वक्त। देखिए, अब सीधे उनकी एंट्री हो गई है वेंकैया नायडू की, वो भी मौजूद है राष्ट्रपति भवन में। और रामनाथ कोविंद का इंतजार यहां पर राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति अभी पहुंचने वाले हैं। तो सभी दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, वेंकैया नायडू इस वक्त मौजूद हैं, अभी अभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री।
उन महानुभावों के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली मर्तबा अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। कोरोना के समय का न्यू नॉर्मल जिसे हम सभी तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं, और इस आज के समारोह का आयोजन भी उसी की एक कड़ी है। आगे आने वाले समय में देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिसका सामना देश को करना है। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में। अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से। दरबार हॉल जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का, जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के
प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता 96 से लगातार सांसद हैं, तो 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 2000 के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिंह के बारे में बताइए, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं उनके बारे में। ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस रहे, यूपी काडर के आईएएस अफसर थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। नीतीश कुमार जब मंत्री थे तो उनके पीएस हुआ करते थे। बाद में नीतीश कुमार सीएम बने तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फिर इन्होंने भारत के संविधान आईएएस की नौकरी छोड़ दी। ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है, बहुत ट्रस्टेड। आप यही समझ सकते हैं कि एकमात्र जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी राज्य मंत्री नहीं, कोई राज्य मंत्री भी नहीं, कोई भी राज्य मंत्री। तो ये 2019 और 2021 में ऐसा बदलाव क्या आया? एक मंत्रिमंडल मिल रहा था 2019 में और उसको ठुकरा दिया गया था, तो आज ये मान कैसे गए? इसी को पढ़ने की जरूरत है कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन की कल्पना की थी। भाई ये था कि आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह बनेंगे और एक राज्य मंत्री बनेगा। नहीं, बात ये थी कि हमारे 16 सांसद हैं, एलजेपी के 6 सांसद हैं, तब भी आपने एक मंत्रिमंडल में जगह दी है, 16 वाले को भी एक। तो मान क्यों गए? नीतीश कुमार का कल का बयान मेरे जहन में आता है, उन्होंने कहा कि देखिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह है तो वो फैसला लेंगे, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने फैसला लिया कि मैं मंत्रिमंडल में रहूंगा। अच्छा, अकेले वो रहेंगे, वन पोस्ट भी नहीं, बाकी किसी लायक नहीं। मतलब ये बात आपको क्या हजम होती है या नीतीश कुमार के कहने से आम जनता को हजम होगी कि नीतीश कुमार का इससे लेना देना नहीं है, ये आरसीपी सिंह के खुद का फैसला है? इसको रीड करने की जरूरत है कि ऐसा क्या बदल गया इतने दिनों में। छोटे भैया की भूमिका में अपने आप को अब ढाल लिया है जेडीयू ने। मुझे लगता है कि राज्य में जिस तरीके से ये अश्विनी वैष्णव पीएस रह चुके हैं, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इनको पीएस के तौर पे देखा करता था, मैंने कवर किया है। और उस समय मैं इनको राजनेता की भूमिका में नहीं देखता था। जब से इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद जब भी मुलाकात हुई तो ये अपने किसी काम में लगे हुए थे और उसके बाद अचानक पता लगा कि ये राज्यसभा से सांसद हो रहे हैं। और उसमें बीजेडी ने भी समर्थन किया, बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिसका समर्थन बीजेडी ने किया। तो ये एक सरप्राइज इसके तौर पे है
क्योंकि शुरुआत में इनको देखा जा रहा था कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाएंगे, लेकिन आजकल ये बीजेपी के काम में इतने इन्वॉल्व थे कि बीजेपी का जो दफ्तर है उसकी तीसरी मंजिल पे बैठा करते थे और इकोनॉमिक अफेयर्स में ये सरकार को सलाह भी दिया करते हैं। हाँ। तो क्या इनको तो अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है? देखिए, मंत्री के तौर पे, कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं जो संकेत मिल रहे हैं। नहीं, संकेत नहीं, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ली हो। हाँ। तो अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री बनना, तो ये आप समझिए कि कोई ना कोई इनके लिए पोजीशन कार्व आउट करके रखी है, मोदी ने कुछ सोच के रखा है और तभी प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूरोक्रेट से बड़ा प्यार है। हाँ, हरदीप पुरी हो, आरके सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जो नौकरशाह रहे। जी बिल्कुल, बड़े पदों पर रहे। मतलब आप इनसे कुछ बड़ा, इनके बारे में कुछ बड़ी उम्मीद कर सकते हैं अश्विनी वैष्णव के बारे में, जिस तरीके से इनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। अब पशुपति कुमार पारस पिछले 10 दिनों से लगातार सुर्खियों में रहे हैं, वरना अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की शैडोज में ही रहते थे। और यहाँ पर सवाल अब ये भी उठ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पशुपति पारस की कोई छवि वैसी थी नहीं। ये स्टेट की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व थे, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं। ये पहली बार सांसद बने जहां से कभी रामविलास पासवान सांसद हुआ करते थे हाजीपुर से। तो पहली बार सांसद बन के आए हैं और जब खटपट हुई अपने भतीजे से इनकी, तो एक अलग गुट बना है। कुर्ता भी वही पहना है क्या जो पटना में खरीद रहे थे, जो तस्वीरें वायरल? ये मैं नहीं कह सकता। पर यहाँ भी एक पेच है। चिराग अभी भी कह रहे हैं कि देखिए एलजेपी के कोटे के मंत्री नहीं है ये कहने की बात है। बिल्ली खंभा नोचे वाला खेल। प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। 6 महीने में उसको किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो और अभी तो वही एंटी डिफेक्शन भी नहीं लगता है ना। 6 में से 5 सांसद तो हट गए, एलजेपी के है नहीं। वो कहते हैं हम असल एलजेपी, चिराग पासवान कहते हैं मेरी असल एलजेपी। इलेक्शन कमीशन में उसकी लड़ाई चलेगी। लोकसभा के सदस्य ने इनको एलजेपी के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। तो यहाँ पर अब बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी खबर है कि वो चिराग पासवान जिन्होंने अपने आप को हनुमान बताते हुए वो आग लगा दी, पूरे मतलब पूंछ में आग लगा के पूरी लंका में आग लगा दी, और भगवान राम उनकी मदद के लिए नहीं आए। नहीं, बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, पर नीतीश कुमार का बहुत नुकसान कर गए। नहीं, मतलब चिराग पासवान की अपेक्षा थी, उनको उम्मीद ये थी कि जब ये खटपट हुई तो शायद बीजेपी उनकी साइड होगी, वैसा नहीं हुआ। और अब एक ऐसे शख्स का नाम की घोषणा होने वाली है, ये लॉन्ग ओवरड्यू, यहां पर मैं साफ कह सकता हूं, लॉन्ग ओवरड्यू कैबिनेट पोस्ट मिल रही है किरण रिजिजू को। और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो गृह मंत्रालय की हो, खेल मंत्रालय की हो, इन्होंने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। बहुत एक्टिव मेंबर है। ये भी एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, हम लोगों के अच्छे मित्र हैं। बीजेपी से चले गए थे कांग्रेस, फिर वापस आ गए बीजेपी में। पिछले 7 साल से मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं थे। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज, तो ग्रेजुअल प्रमोशन हुआ है और फाइनली अब कैबिनेट मंत्री के तौर पे। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव को मैं यंग नहीं कहूंगा, पर किरण रिजिजू, चलिए राजनीति में युवाओं पर जोर भी, जो तवज्जो दी जा रही है वो भी, उसकी झलक भी साफ बिल्कुल बिल्कुल वो दिखेगी। महिलाएं भी दिखेंगी, युवा भी दिखेंगे। आप रीजन के हिसाब से अगर जाएंगे क्षेत्रवार भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं काटर करने की कोशिश हुई है कि प्रतिनिधित्व सबका दिखे। देखिए, चुनाव दिमाग में है, 2022 भी दिमाग में नहीं है। राजनीतिक एक पूरी एक्सरसाइज है, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्सरसाइज, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश ये भी छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा है, तभी इतना अमूलचूल, इतना बड़ा फेरबदल किया गया है कि लोगों के सवाल तीखे होते जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक संबल देने के लिए या वो नाराजगी को थोड़ा कम करने की भी एक कवायद है जो हम देख रहे हैं अभी।
राष्ट्रपति भवन में जो हो रही है। कुल मिलाकर इसका एक मिश्रण समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में ये होगा कि लोग ये कहेंगे कि चलिए भाई बदल दिया, पूरा ही बदल दिया, पूरे घर के बदल डालूंगा। हाँ तो प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के प्रति कोई नाराजगी अभी भी आपको मुखर होके बोलने वाले कम लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जो आम लोगों की नाराजगी हाल के दिनों में बढ़ी है, उसको वेंट आउट करने का एक जरिया वो आर.के. सिंह, ब्यूरो। अब आर.के. सिंह गृह सचिव रह चुके हैं देश के, और अब इनकी जिम्मेदारी का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। बिजली, ऊर्जा, स्किल डेवलपमेंट भी इन्हीं के खाते में आ रही थी। स्किल डेवलपमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इनके बारे में भी आप कह सकते हैं कि अगर ये मंत्री थे तो ये भी लॉन्ग ओवरड्यू था कि एक बहुत सीनियर व्यक्ति बिहार काडर के IAS अफसर है। बिहार में भी इन्होंने कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया है। उसके बाद केंद्र में आए तो होम सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। ये राजनयिक, हमने ये राजनयिक की बात हटा दीजिए। राजनयिक नहीं, ये अफसरशाह थे, नौकरशाह थे, डिप्लोमेट नहीं थे, ये ब्यूरोक्रेट थे। हाँ, ब्यूरोक्रेट थे। राजनीतिक, मैंने राजनीतिक वहाँ पर हमारा ग्राफिक्स में गलत चल गया। ये IAS अफसर थे और सफल IAS अफसर थे, होम सेक्रेटरी की पोजीशन तक हर अफसर। आजकल हिंदू टेरर पर 3-4 साल बड़ी डिबेट हुई थी, तो कांग्रेस कहती है कि आर.के. सिंह गृह सचिव थे, तब ये वर्ड कॉइन किया गया, तब ये टर्म कॉइन की गई कि हिंदू टेरर। हाँ, बीजेपी की तरफ से। और आपके अब मंत्री हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू टेरर की बात होती है। बीजेपी उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश सफलतापूर्वक कर देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी लॉन्ग ओवरड्यू था कि आर.के. सिंह इतने सीनियर व्यक्ति हैं, तो फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज क्यों है? तो आज की तारीख आर.सी.पी. सिंह, अश्वनी वैष्णव, आर.के. सिंह, और अब नाम आएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी राजनयिक रहे हैं। हरदीप पुरी भी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स। अभी देखिए 10वें शख्स शपथ ले रहे हैं और 4 ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो स्पेशलिस्ट की दरकार कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है इस सरकार में। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में है कि उनके पेस से इन टैंडम चलने वाला व्यक्ति उनको चाहिए। ऐसा एक समूह चाहिए, एक वर्ल्ड व्यू भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं उनके दिमाग में है। अब राजनीति में कौन कितना सफल होता है, प्रधानमंत्री का ये प्रयोग कितना सफल होगा, वो बाद में तय होगा। लेकिन इनके पास मंत्रालय भी अहम थे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो ये अहम मंत्रालय थे। शहरी विकास अब और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलेगी। पहले से भी जिम्मेदारी कम नहीं थी। हालांकि लोग पूछेंगे कि शहरी विकास के मंत्री अब बनाए गए तो क्या हुआ, वो जो स्मार्ट सिटीज बननी थी तो कितनी स्मार्ट, वो 100 स्मार्ट सिटीज बनने की बात। ऐसे बहुत सारे सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इनका मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल क्या होता है, या इसी मंत्रिमंडल में रहते हैं। टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स पर जोर, एक वो बीच में कहा जाने लगा था ना, प्रधानमंत्री कहते थे हमें हार्ड वर्क करना है, हार्वर्ड वालों की जरूरत नहीं, हार्ड वर्किंग लोगों की जरूरत है। अब शायद ये समझ आ रहा है हार्ड वर्क और हार्वर्ड दोनों को कदम ताल करनी पड़ेगी। आने वाली जो सूची है उसमें आप हार्ड वर्क वाले को भी देखेंगे। हाँ, कि जो किसी क्षेत्र से आते हैं, किसी जाति से आते हैं, इसलिए अभी तक जो आपको दिखा, वहां पर अभी राजनीतिक वहां पर संदेश जाएगा, पर यहाँ पर सरकार का कामकाज, ये गवर्नेंस से जुड़ा मामला। देखिए आते आते प्रधानमंत्री ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अब ये मिनिमम गवर्नमेंट तो नहीं होगी, मिनिमम गवर्नमेंट तो नहीं, अब ये जंबो मिनिस्ट्री के तौर पे ही देखा जाएगा इसको। हाँ। तो कम से कम गवर्नेंस ठीक हो। और मैं बार बार कल से कह रहा हूँ, उसके पहले भी जो डिबेट हुई उसमें कहा मैंने कि एक डिलीवरी सिस्टम कैसे ठीक होगी। प्रधानमंत्री का उस डिलीवरी सिस्टम पे बहुत जोर है। तो उनकी सारी जिम्मेदारी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पे होगी। मनसुख मंडाविया, ये बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, गुजरात से आते हैं, पुराने व्यक्ति हैं। इनको भी प्रमोट किया जा रहा है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना है, जब हम चुनावों की बात करते हैं, देखिए चुनावी मौसम शुरू हो जाएगा दिसंबर से जोर शोर से, और फिर पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर पंजाब में चुनाव है, मणिपुर, गोवा, और फिर क्योंकि गुजरात से आते हैं मनसुख भाई, गुजरात में भी अगले साल चुनाव। बिल्कुल। और पिछली बार गुजरात के चुनाव में
दहाई के आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी बीजेपी। पानी पी पी के जीती थी बीजेपी। हाँ। और इसलिए आप एक और नाम देखेंगे, उनको भी मुझे लगता है कि एलिवेट किया गया है, वो पुरुषोत्तम रूपाला है। हाँ। पुरुषोत्तम रूपाला बहुत गजब के ओरेटर हैं गुजरात में। मैंने जितनी बार गुजरात का चुनाव कवर किया तो मुझे अच्छे से याद है कि जब नरेंद्र मोदी का काफिला आता था या उनकी लैंडिंग होती थी तो उसके पहले एक शवा बांधने का काम पुरुषोत्तम रूपाला करते थे। पुरुषोत्तम रूपाला बहुत मजे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी के तौर पे वहाँ जाने जाते हैं, इसलिए उनको भी एलिवेट किया जा रहा है। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। श्री भूपेंद्र यादव। पुरुषोत्तम रूपाला से पहले भूपेंद्र यादव वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। संगठन पर अच्छी खासी पकड़ है, बहुत ट्रस्टवर्दी अमित शाह के, और सवाल बड़े थे कि ये संगठन में ही रहेंगे या इनको अब कैबिनेट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हाँ, मतलब बहुत लोग ये समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव हैं, तो भूपेंद्र यादव अभी तक संगठन का काम करते रहे हैं, तो संगठन में होंगे, लेकिन द्वेष के बिना उनको उनकी जिम्मेदारी। रविशंकर प्रसाद की छुट्टी होना, वो कानून मंत्री भी थे, ये कानून प्रकोष्ठ में बड़े सक्रिय थे, 2008-9 में वकील हैं, तो ये कुछ तार जुड़ते हैं क्या? उसे किसी क्या उनको रिप्लेस करने के लिए लाया गया है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो बिहार से आते हैं, ये हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से सांसद हैं, तो सीधा सीधा संबंध मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद की जगह पे क्या लॉ मिनिस्ट्री इनको दी जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आपने ठीक कहा कि अमित शाह और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके करीबी माने जाते हैं, और लॉ मिनिस्टर किसी करीबी व्यक्ति को ही बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो क्या भूपेंद्र यादव को उस काम के लिए लाया गया है, ये देखने वाली बात होगी इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय में संगठन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे भूपेंद्र यादव का नाम सामने आया था, और उसका इनाम आज भूपेंद्र यादव को मिलता दिख रहा है। बिल्कुल। और अब नाम की घोषणा की जाएगी पुरुषोत्तम रूपाला की, और पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में सुकेश ने पहले ही आपको बताया है, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और गुजरात पर निगाहें हैं ही, जैसा हमने पहले ही बताया जब हमने मनसुख भाई का जिक्र किया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब इनको राज्य मंत्री बनाया गया था तब भी बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे जो गुजरात को थोड़ा समझते हैं, राजनीतिक तौर पे सक्रिय है, हम जैसे पत्रकार, उनको भी आश्चर्य हुआ था कि पुरुषोत्तम रूपाला को राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे लॉन्ग ओवरड्यू। तो मुझे तो लगता है कि पुरुषोत्तम रूपाला बहुत पहले बना दिए जाने चाहिए थे। उनकी वरिष्ठता को देख के और उनकी सेवाएं जो बीजेपी लेती रही है, वहाँ बहुत दिनों तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने इनको कैंपेन को लीड करते हुए देखा है। बहुत वक्ता के तौर पे बहुत जाने जाते हैं गुजरात में, सिर्फ गुजराती में भाषण देते हैं वहाँ, और मजमा लगाना जिसको कहते हैं, वो मजमा लगाने में बहुत मशहूर है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर भी ये लगातार बोलते हैं, किसान आंदोलन अभी भी सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की है, ये इनको जाने वाला है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर दो राज्यों में बहुत, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो मुझे, मतलब ये मेरा एक गेस है, आई माइट गो रॉन्ग इन गेसिंग दिस, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम रूपाला उसके लिए एक मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं। तो सहकारिता और सहभागिता, वो जिम्मेदारी, कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जी किशन रेड्डी। अब जी किशन रेड्डी, इनका भी प्रमोशन हो रहा है, गृह राज्य मंत्री थे। हाँ, साउथ से आते हैं, आंध्रा से आते हैं। और वहां पर अभी भी दखल घुसपैठ की है, थोड़े से पैर जमाए हैं, लेकिन और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो उसी कड़ी में इनके प्रमोशन को देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा है,
इनसे उम्मीदें हैं लोगों को और वहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज दिए जाने की ज़रूरत थी, तो वो इनके मार्फत से कर रही है। 2019 में ही किया था जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था और अमित शाह ने अपने अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने सानिध्य में नित्यानंद राय और इनको रखा था, जिन दोनों लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, एक से बिहार में और एक से आंध्र प्रदेश में। तो सभी प्रकार के लोगों के बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़ाव रहा है, तो मैं गंगापुरम इनके जरिए ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और साउथ कोई अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं जा सकता है ना, मेरे विचार अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं था, लेकिन अब जबकि कैबिनेट में आप उसको ले आते हो, तो फिर आप एक सम्मान भी देते हो और वहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज भी देते हो कि हमने इस क्षेत्र को, और सिकंदराबाद से आप दिल्ली चले आए और दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर उस सरकार का हो जिसको कभी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहा जाता था, तो ये ग्रेजुएट करके बहुत आगे तक जाने की कोशिश है। तो और देखिए युवाओं में सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, ये सब युवा चेहरे, अब जी कृष्णा रेड्डी, अब एक और युवा चेहरा अनुराग ठाकुर होंगे। अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर शपथ लेंगे। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री की भूमिका वो निभा रहे थे, अब वित्त राज्य मंत्री के बजाय उनको जो कैबिनेट दर्जा दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसे मंत्रालय हैं, और कल भी हम चर्चा कर रहे थे सुकेश कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय हो कि सब में कोऑर्डिनेशन हो जाए, लेकिन वो नहीं है। अलग अलग एमएसएमई अलग मंत्रालय है, कॉरपोरेट अफेयर्स अलग मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट अलग मंत्रालय है। तो वित्त राज्य मंत्री से किस ओर जाते दिखेंगे आपको, या क्या जिम्मेदारी आप उम्मीद कर रहे हैं जो दी जाएगी? देखिए, अनुराग ठाकुर को मिनिस्ट्री स्पेकुलेट करना तो मुश्किल है, लेकिन जब आप पर वो अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा कोई मसला होगा? नहीं, मुझे लगता है कि वो कोई दूसरा विषय भी हो सकता है, कोई दूसरा महकमा भी हो सकता है। देखिए, इनका जुड़ाव खेल से भी है, क्रिकेट खेलते भी थे, बीसीसीआई से जुड़े हुए थे, तो ये मालूम नहीं कि इनको खेल मंत्रालय दे दिया जाएगा, कोई और मंत्रालय दे दिया जाएगा, लेकिन हाँ, इन्होंने अब एक तरीके की जो मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप होती है वो उनकी इकोनॉमिक फील्ड में हुई है, तो क्या उससे जुड़ा हुआ कोई, क्या कॉमर्स हो सकता है, कोई और मिनिस्ट्री हो सकती है क्या, हाँ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि इनको एलिवेट किया गया है, तो हम ये मानकर चले कि कुछ किसी व्यक्ति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, देखिए हिमाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इनको ये जिम्मेदारी मिली, ऐसा नहीं है। हिमाचल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, हिमाचल में बीजेपी की अपनी सरकार है, हिमाचल से ये मंत्री थे, तो सिर्फ इसलिए कि हिमाचल में भी चुनाव आने वाले हैं इसलिए अनुराग ठाकुर को आप कैबिनेट का दर्जा दे दो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ सोचा गया होगा और कुछ सोच समझकर इनको एलिवेट किया जा रहा है। अब अगला नाम ये है पंकज चौधरी का नाम, अभी घोषणा होगी। ये महाराजगंज से सांसद हैं, 57 साल के हैं, तो ना तो युवा कह सकते हैं ना ही कोई ज़्यादा बुजुर्ग श्रेणी में आते हैं। मतलब 57 तो दरअसल राजनीतिक भाषा में बात करें तो ये यंग ही हैं। हाँ, उनको, और उत्तर प्रदेश से ये चेहरा है। हाँ, अब जो आपको चेहरे दिखाई देंगे उसमें राजनीति की बू आपको ज्यादा पंकज चौधरी आएगी। अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव, वो कहते हैं ना कि दिल्ली की सत्ता की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, पर अभी तो लखनऊ की गद्दी बचाना ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। देखिए, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो गुजरात से नहीं है, तो योगी को सिर्फ अपना किला नहीं बचाना है, 2024 में मोदी का किला बचाना है, और मोदी का किला तब बचेगा जब योगी का किला बरकरार रहेगा। और ये भी 6 बार के सांसद हैं, सिर्फ 2009 में हारे, जब कांग्रेस का थोड़ा अप्रत्याशित प्रदर्शन हो गया था, 20-21 सीटें वो जीत गई। बिल्कुल, शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। जी बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश को चाक चौबंद तैयार और स्फूर्ति में लाने के लिए ये
तब के सिवाय लिया गया कैसे राज्य के रूप निर्णय है। अपने कर्तव्यों के समय और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में देखिए ये महाराजगंज से हैं, अनुप्रिया पटेल भी अभी आएंगी, वो भी शपथ लेंगी। पूर्वांचल पर ज़्यादा जोर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी क्या कुछ चेहरे होंगे, या जो मध्य उत्तर प्रदेश है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी मंत्री बनाए जा रहे हैं, उसमें आप रिप्रेजेंटेशन तो हर जगह का देखेंगे, लेकिन जो कैबिनेट का दर्जा है वो मुझे लगता है कि वो जो पूरब का इलाका है उस तरफ के ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। तो अनुप्रिया पटेल, और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाना, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेश भी दे रही है कि हम सहयोगियों को, छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलने में कोई गुरेज महसूस नहीं करते हैं। और ये तब जबकि शिरोमणि अकाली दल या शिवसेना जैसे जो पुराने घटक थे उन्होंने साथ छोड़ दिया है बीजेपी का। तो यहाँ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कहीं ना कहीं। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग ही है, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग ही है। पहले ये राज्य मंत्री थी, स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्रालय में। जिस तरीके से 19 के बाद ये अलग हुई थी, मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिली थी, और जब अकाली भी बाहर चले गए, शिवसेना वाले भी बाहर चले गए, जेडीयू मंत्रिमंडल में थी नहीं, एलजेपी से रामविलास पासवान का निधन हो गया, तो आज अगर ये 2-3 नाम छोड़ दे तो रामदास अठावले को छोड़ के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बीजेपी से इतर हो और वो मोदी की सरकार में मंत्री हो। अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाकर एक तो महिला को बनाया, LSR से पढ़ी है, ये बहुत कम उम्र की है, 41-42 साल उम्र होगी इनकी, तो एक युवा महिला, पिछड़े वर्ग से आने वाली, तो सारा संदेश देने की कोशिश, मतलब हर बॉक्सेस में टिक होता है। बिल्कुल, और पढ़ी लिखी है, LSR से इनकी पढ़ाई हुई है, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष फिट कैंडिडेट थी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। और उत्तर प्रदेश बिल्कुल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता तो शायद इस तरीके के फैसले लेते हुए आप नहीं दिखते प्रधानमंत्री। हेलो, बच गए? बहुत बधाई। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। तो अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। अब राज्य मंत्री जो बनने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उन्होंने शपथ ले लिया। अब राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद शुरू हो गया है सिलसिला। SP सिंह बघेल रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अब ये मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य। थोड़ा SP सिंह बघेल के बारे में बताइए सके। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। आगरा से आते हैं, पुलिस महकमे में काम किया है, पहले समाजवादी पार्टी में थे, संविधान और पाला बदला, न्याय करूंगा, बीजेपी में चले आए। मैं प्रोफेसर SP मेरी जानकारी में पहले मंत्री भी रहे, जो संघ के राज्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में 2019 का चुनाव लड़ाया गया इनको, और उस समय से आशान्वित थे कि केंद्र में मौका मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, ऐसा करना अभी तक नहीं मिला था। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। तो ये अखिलेश यादव के लिए उनके आसपास के जो इलाके जहां वो खुद को मजबूत पाते हैं या दावा करते हैं कि हम मजबूत हैं, उस इलाके से एक मंत्री बनाया जा रहा है। इस इलाके से मंत्री बनाया जा रहा है, वहाँ उनको घेरने की कोशिश हो रही है। पहले भी मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में एक संदेश दिया गया था। यहाँ चूंकि चुनाव नहीं थे, इनका नंबर नहीं लगा था, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं इसलिए नंबर लग गया है। देखना पड़ेगा कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं या राज्य मंत्री।
अभी लॉजिक तो यही कहता है कि स्वतंत्र प्रभार वाली श्रेणी में ये आएंगे, पर अभी देखते हैं अभी मंत्रिमंडल क्या मिलते हैं, उसके अंदर भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। अब राजीव चंद्रशेखर दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एक निजी चैनल का मालिकाना हक भी है, एक नेटवर्क का इनके पास। अब राजीव चंद्रशेखर बतौर मंत्री शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर भी बहुत सालों से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पहले अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट के तौर पर आए, फिर बीजेपी के अंदर शामिल हुए, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और फिर राज्यसभा में दोबारा आए। पता नहीं अब मालिकाना हक है कि नहीं, शायद अब उससे इनकार किया इन्होंने कि अब मालिकाना हक नहीं है। हाँ, पर शुरुआत इन्होंने की, लेकिन शुरुआत उस नेटवर्क की इन्होंने की थी। in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate. कारोबारी रहे हैं person or persons तो इंडिया इंक में इनकी अच्छी खासी पैठ भी है, और इंडिया इंक की जो कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, और इंडिया इंक की दिक्कत ये होती है काला सूट गुलाबी अखबार वालों की, सुकेश की खुलकर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बंद कमरे में बहुत कुछ बता देंगे आपको। तो ये शायद राब्ता कायम करने की जिम्मेदारी भी राजीव चंद्रशेखर वही साधने की कोशिश है। इस नजरिए से देखा जाए इनके इंक्लूजन को, इंडक्शन। और ये कर्नाटक से इनका ताल्लुक है, कर्नाटक से ही अगला नाम उनकी घोषणा होगी, शोभा करंदजले, और ये काफ़ी करीबी मानी जाती हैं बीएस येदियुरप्पा की बहुत करीबी थी। जब पहली बार मुझे आपने इनका नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मैं पहली बार कर्नाटक गया था तो येदियुरप्पा उस समय ही वॉज इमेंसली पॉपुलर, और उस समय ये बहुत यंग थी, लेकिन उस टाइम भी बहुत पावरफुल थी। तो ज़मीनी नेता हैं, बहुत फायर ब्रांड हैं। वोक्कालिगा समुदाय से आती हैं। वोक्कालिगा और लिंगायत वहाँ दो समुदाय हैं जिन पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हाँ, लेकिन येदियुरप्पा लिंगायत होने के बाद इन्होंने साथ रखा था ताकि दोनों को साथ लेकर चला जा सके, और इसलिए शायद इनकी बहुत अहम भूमिका रही है तब से कर्नाटक की राजनीति। तो बीजेपी की पुरानी खिलाड़ी है राजनीतिक, बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि केंद्र में तो शायद पहला मौका होगा इनके लिए। अभी तक कर्नाटक तक महदूद थी, लेकिन कर्नाटक में बहुत कर्नाटक की राजनीति की जब चर्चाएं होती थी, जब भी भीतरघात, अंतरकलह, विद्रोह, तमाम बातों में कहीं ना कहीं शोभा का नाम सामने जरूर आता। जहां तक याद है जब येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी बना ली थी और अलग से चुनाव लड़े थे, तब भी शोभा उनके साथ गई थी, अगर मेरी यादाश्त मुझे। तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में जो कर्नाटक बीजेपी में दो फाड़ होने की चर्चाएं हो रही थी, शोभा करंदजले का मंत्री पद की शपथ लेना, क्या ये भी रीइंफोर्स करता है कि येदियुरप्पा इज इन कंट्रोल इन कर्नाटका? वो रह के ऐसा लगता है। देखिए, येदियुरप्पा 80 साल के आसपास के हो चुके हैं, तो उनकी उम्र भी उनके आड़े आ रही है, लेकिन ही स्टिल इज इन कमांड। तो वो अपनी गद्दी इतनी आसानी से जाने देना चाहते भी नहीं है। वो पावरफुल भी इतने हैं कि उनको हटाना भी बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ के अलग अलग फैक्शन को ठीक करके रखना, ये एक जिम्मेदारी बन जाती है बीजेपी की एज ए पेरेंट कैडर। तो मुझे लगता है कि उसी को ठीक करने की कोशिश हुई है। अगला नाम भानु प्रताप सिंह वर्मा। अब ये राजनीतिक संदेश, अब जो लोग आने वाले हैं इसमें बहुत कुछ राजनीतिक संदेश भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा ये कोरी समुदाय से आते हैं, जालौन इलाका है उस तरफ से इनका ताल्लुक है। आपने ठीक कहा कि खांटी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। ऐसे कई नाम आपको चौंकाने वाले जो सोशल इंजीनियरिंग है, बिल्कुल उसको दुरुस्त करने की कोशिश है। उसको दुरुस्त, वो थोड़ा सा उधड़ रहा है वो ताना बाना, बिल्कुल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में।
तो उसी को ठीक करने के लिए, मरम्मत करने देखिए, के लिए पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन, फिर कोरोना की मार, शुद्ध अंतःकरण से और ऐसे में 2022 का चुनाव है और उसके बाद 2024। और बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर रहे हैं संविधान उत्तर प्रदेश में। अनुसार जब यहाँ से संगठन महामंत्री गए थे तो एक एक नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और बहुत लोगों ने जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है सरकार की, मेरे विचार के लिए उस पर अपनी आपत्ति जताई थी। तो उसको कील काटा कैसे, उस कील काटे को कैसे ठीक किया जाए, उसकी कोशिश के तहत इनके इंक्लूजन को देखिए। और एक वो ठाकुरवाद का भी एक जो आरोप लग रहा है लगातार योगी सरकार पर। अब यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, उन लोगों को प्रमुखता से मंत्रिमंडल में लेकर आना, ये भी अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। आप नाम देखें तो उससे अंदाजा लगेगा। आप हाँ। लोग को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो खुद समझदार है, समझ जाएंगे। हाँ। चाहे वो एसपीएस बघेल देख लें, हाँ। चाहे आप भानु प्रताप सिंह वर्मा को देख लें, चाहे आने वाले और नाम जो होंगे उनको देख लें, तो वो ऐसे समुदाय से होंगे जो उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक करने की कोशिश के तहत होगा। इसमें ठाकुर चेहरे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि योगी को बनाया तो गया था एक मोंग के तौर पे, एक वफादारी के तौर पे, लेकिन पॉलिटिक्स में उनको एक ठाकुर वो आरोप भी चिपक गया, बिल्कुल पेंट कर दिया गया है। पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो वहाँ जो ब्राह्मण और ठाकुर के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है, तो कुछ ब्राह्मण चेहरे भी देखेंगे आप, कुछ ओबीसी भी चेहरे देखेंगे, कुछ दलित चेहरे भी देखेंगे। अब दर्शना विक्रम जरदोश कि मैं विधि द्वारा स्थापित ये गुजरात से हैं। संविधान के प्रति मंत्री पद की शपथ लेते हुए महिला चेहरा मैं गुजरात से आती हैं। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। पर यहाँ पर अभी तक जितने नाम आए हैं सुकेश, इक्का दुक्का इधर उधर के आप देख लीजिए, अभी ज्यादा जोर बिहार और विधि के अनुसार और साथ ही साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। नहीं, बिहार पे इसलिए है क्योंकि सहयोगी वहाँ दो हैं, हाँ, तो इसलिए दो चेहरे आपको वहाँ से दिख गए और बाकी लोगों को प्रमोट किया गया है। बीजेपी में कोई नया चेहरा नहीं है। सुशील मोदी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे, सुशील मोदी इस पे नहीं है। ये एक बिग मिस है। हम लगातार इस पर चर्चा भी, कल भी हमने चर्चा की थी। वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो किस लिए मिस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से नाम आपने देखा वो प्रमोट किया गया है आरके सिंह को। नहीं तो दो चेहरे जो आपने देखे वो अपने पार्टनर्स को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए था, जो अभी तक अनरिप्रेजेंटेड था। एलजेपी से भी कोई नहीं था। नहीं, कल हम वही गणित लगा रहे थे कि 5 मंत्री पहले से ही हैं बिहार से, अब 2 मंत्री हट गए। अब रविशंकर प्रसाद और अश्वनी चौबे, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 3 बचे, उसमें आरसीपी सिंह इकलौता जेडीयू से आना, ये अपने आप में सवाल। और क्योंकि 2 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी के कोटे से सुशील मोदी को भी लाया जा सकता था। नहीं लाया जा सकता था। अब वो और उनके टैलेंट, उनके हार्डवर्क, उनकी डिलीजेंस, उनकी कार्य कुशलता और क्षमता पर तो सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस पे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों ने सुना ये अरुण जेटली से, जिस समय वो वित्त मंत्री थे। अब दिल्ली से सांसद हैं, नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जानी मानी वकील हैं और मेडन एंट्री करते हुए बिल्कुल दूसरी बार सांसद है, बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। पार्लियामेंट में बीजेपी के लिए बैटिंग बहुत मुखरता के साथ करती है, अभी तक कर कॉम्बेटिव हैं, बहुत यंग हैं, बहुत ज्यादा। तो एक हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद दिल्ली में एक चेहरे के तौर पे इनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। इसका कहीं ना कहीं मीनाक्षी लेखी जो अभी शपथ ले रही हैं, इसको हमें जोड़कर देखना होगा डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो सांसद हैं दिल्ली से ही, चांदनी चौक से, और वो अगर मंत्रिमंडल में नहीं है तो दिल्ली से किसी को जगह देनी थी और वो जगह गई है मीनाक्षी लेखी के। वही कह रहा अपने कर्तव्यों के मीनाक्षी लेखी को उस लिहाज से आप देखें कि दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को दिल्ली में मीनाक्षी लेखी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश है या प्रकट नहीं करूंगी। तो ये आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ संकेत दे रही है बीजेपी, ये चेहरा हो सकती है? महिला है, यंग है, आपने कहा कॉम्बेटिव है। डेफिनेटली कॉम्बेटिव, बिल्कुल। जो बैकग्राउंड है हत्ते से नहीं उखड़ती हैं, बट कॉम्बेटिव हैं। जो
जो नहीं, कई बार तो हत्या से भी क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ क्वालिटीज़ हैं बहुत अग्रेसिव हैं। ये क्वालिटीज़ बीजेपी को पसंद आई है और इसलिए इनको। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अब ये बिहार से हैं अन्नपूर्णा बिहार से देवी? नहीं है, ये झारखंड से है, पहले आरजेडी में हुआ करती थी। हाँ, जो पर मेरी मतलब बिहार से हैं का मतलब मूलतः बिहार से हैं, जो ये अनडिवाइडेड जो बिहार होता है। अनडिवाइडेड बिहार आप कह सकते हैं। कोडरमा से सांसद हैं। 98 में ये मंत्री रह चुकी हैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा राबड़ी देवी की सरकार में, भारत की प्रभुता बिहार में। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं ना, मतलब इनके पति, सॉरी मैं क्लियर कर दूं, ये नहीं तो मतलब ये दरअसल बिहार से, इनका परिवार राजनीतिक परिवार राजनीतिक परिवार है। रमेश प्रसाद यादव इनके पति, स्वर्गीय पति। ये हाल तक मेरे ख्याल से 2019 के पहले तक ये आरजेडी में थी, बहुत करीबी माना जाता था। झारखंड में आरजेडी की सबसे बड़ा चेहरा के तौर पे इनको देखा जाता था। ओवरनाइट इन्होंने पाला बदला और फिर ये बीजेपी में आई। कोडरमा से इनको टिकट दिया गया, कोडरमा से ये सांसद बनी और उसके बाद इनको मुझे लगता है प्रदेश में उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रही, मंत्री के रूप में। इसकी इतनी याददाश्त नहीं है मुझे, लेकिन ये मुझे मालूम है कि बीजेपी में आने के बाद ये एमपी बनी, उसके बाद इनको बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया गया और आज ये मंत्री बन रही है। अब एक और नाम, तो इनको हम झारखंड के कोटे से माने, झारखंड के कोटे से माने। हाँ, बिहार नहीं। हालांकि जन्म बिहार में हुआ, राजनीतिक सफर इनके पति का बिहार में ही शुरू हुआ था और उनकी अनटाइमली डेथ के चलते ये राजनीति में आई। अब अगला नाम जो है वो ए नारायण स्वामी। अब दक्षिण से भी, कर्नाटक से आते हैं ये। ए नारायण स्वामी के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों। कर्नाटक से आते हैं संदीप, दलित चेहरा है। मेरी जानकारी में पहले वहाँ मंत्री रहे हैं और चूंकि दलित भी है, बीजेपी के लॉयल हैं और कई डिकेड्स से बीजेपी के लिए बैटिंग की है, तो इनका चुना जाना बहुत स्वाभाविक है। वहाँ जो फैक्शनलिज्म है उसको भी कम करने की कोशिश है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 4 बार विधायक भी रहे हैं, अभी लोकसभा से सांसद हैं। I, Anikal Abhaya Narayan Swamy, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person. पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं ये, इसके पहले विधायक known to me 4 as the Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री कौशल किशोर। कौशल किशोर लखनऊ से सटी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, मोहनलालगंज। मैं कौशल किशोर वहां से आते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा, पासी समुदाय से हैं ये। संविधान के प्रति, जाटवों के बाद यूपी में सबसे बड़ा अगर वोट बैंक है तो इसी समुदाय का है, तो उस समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पे इनके इंडक्शन को समझा जाए। 2014 में भी एमपी बने थे ये, 2019 में भय या पक्षपात अनुराग फिर से चुने गए के बिना सभी प्रकार के लोगों के, और 2022 से पहले 2021 में न्याय करूंगा। केंद्र में मंत्री बनाकर मैं कौशल किशोर उस वोट बैंक को काटर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से आजमाया जा रहा है। सिवाय
ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाए। मैंने आपको कहा था पहले, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि आप एक गवर्नेंस के क्षेत्र में भी इसको एक रिजिक के तौर पे देखिए, लेकिन आप मानकर चले कि नरेंद्र मोदी 2024 में जब चुनाव में जाएंगे तो इस कैबिनेट के काम के बल पे जाएंगे, इसी कैबिनेट के। अब इसमें कोई बड़ा फेरबदल 2024 तक होगा, मुझे डाउट है। नहीं, अब तो ये अपने आप में 43 लोगों को एक साथ मंत्री बनाना, हाँ, तो आप समझिए कि ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, सोच समझ कर की गई है। और हम उत्तर प्रदेश की लगातार बात कर रहे हैं, अब बारी आ जाती है उत्तराखंड की बात करने की, और उत्तराखंड में दिक्कत में है बीजेपी, और वहीं से सांसद हैं अजय भट्ट, और अब मंत्री पद के शपथ वो लेने वाले हैं, और संघ के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखिए, हाँ, 4 महीने में 2 बार आपको अपना, बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हाँ, वहाँ राज्य में तो दिक्कत में है ही, केंद्र में इनको निशंक के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखिए, निशंक ने इस्तीफा दे दिया है और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे अजय, पर निशंक बाकायदा एक कैबिनेट मंत्री थे। ईश्वर की शपथ ये उनसे जूनियर है। निशंक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके थे, संविधान के प्रति मेरी जानकारी में अनडिवाइडेड मैं भारत की यूपी जो था उसमें भी मंत्री रह चुके थे, तो उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया गया था। श्रद्धापूर्वक और अजय भट्ट अंतःकरण से उस हिसाब से अगर आप देखें तो तथा मैं भय या जूनियर है, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सभी प्रकार के और लोगों के प्रति संविधान और विधि के लेकिन ये है कि पार्टी के साथ बहुत समय से जुड़े हैं। पुष्कर धामी ने भी जो 20 बड़े मंत्रालय मुख्यमंत्री ने रखे हुए थे, जो तीरथ रावत ने भी और त्रिवेंद्र रावत ने भी, उनमें से पीडब्ल्यूडी जैसे, राजस्व जैसे अहम मंत्रालय बाकी लोगों को, सतपाल महाराज हैं, जूनियर हैं वो, हाँ, वो दूसरी बार के विधायक हैं। हाँ, तो वो जो काउंटर फोर्सेस होती हैं और जो जब धमा चौकड़ी मचती है राजनीति की किसी भी राज्य में, तो अपने आप में काउंटरवेलिंग फोर्स भी किया। अजय भट्ट को यहाँ पर केंद्र में मंत्री बना दिया गया, तो ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। बिल्कुल उसी वही करने की कोशिश है। वहाँ भी जो आप कह रहे हैं कि 20 मंत्रालय पास थे, आज 15 हैं, हाँ, वो इसलिए है क्योंकि कुछ बड़े मंत्रालयों का त्याग आपको करना पड़ेगा, हाँ, कुछ ऐसे लोगों को देना पड़ेगा। सतपाल महाराज बहुत सीनियर है, हाँ, उनको बहुत सारे लोग, मिला। धन सिंह रावत उनसे सीनियर है, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके साथ काम करने में उनको दिक्कत आएगी, और उनको प्लेकेट करने के लिए कुछ बड़े मंत्रिमंडल का, मंत्री विभागों का त्याग करना पड़ा है। अब एक और नाम जो आ रहा है, BL वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, ओबीसी चेहरा है, जो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा इनके बारे में और बताइए सुकेश। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान देखिए, ये सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश से आते हैं शायद, और अभी राज्यसभा सांसद है। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, बहुत ज्यादा एक्सपोजर राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके से नहीं है। द्वेष के बिना बीजेपी के अलग अलग मोर्चे हैं, तो जो ओबीसी मोर्चा है उसमें अलग अलग पोजीशंस पे ईश्वर की शपथ लेता काम कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि चूंकि मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे चुनाव है, उसे किसी व्यक्ति, तो चुनाव ने बहुत सारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में बना दिया है। अब ये मतलब अब क्या वो वाली फेरिस्त शुरू हो रही है कि देखिए 53 मंत्री थे पहले, नहीं करूंगा, अब वो 70 के करीब भी हो सकते हैं, पर अमूमन आम आदमी को 10, 12, 15 मंत्रियों से ज्यादा नाम याद नहीं होते। कहने को आप मंत्री भी हैं, पर उसमें ठीक है, संकेत संदेश चला गया। अब क्या वो वाली फेहरिस्त अब धीरे धीरे शुरू अब वैसे लोग ही आपको देखने को मिलेंगे जिनको बनाकर राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, देखिए राजनीतिक दल उसका जो हर कदम होता है उसमें राजनीतिक नफा नुकसान, पॉलिटिकल डिविडेंड। भाई वो राजनीतिक दल है, वो कोई एनजीओ थोड़ा है। बिल्कुल, वो कोई एनजीओ नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के, आजकल तो एनजीओ भी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, स्वार्थ के साथ काम करते हैं, तो वो नहीं है। तो अब जो आप नाम देखेंगे, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें से अधिकतर ऐसे होंगे जो किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी क्षेत्र को
लुभाने की जो कोशिश के तौर पे शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के अब अजय कुमार सच्ची श्रद्धा मंत्री पद और की निष्ठा रखूंगा। शपथ ले रहे मैं हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री तो के कुल मिलाकर अभी तक आपको बता दें 29 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 43 अनुराग या कुल मिलाकर सभी प्रकार लोग हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं 81 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। 53 मंत्री थे। कल थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया तो 52 हो गए और उसके बाद लगातार जो इस्तीफों का सिलसिला था वो बढ़ता ही चला गया। कर्तव्यों के आपको फिर बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल प्रकट नहीं करूंगा। जारी है। इस वक्त दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन जिन मंत्रियों की छुट्टी हो गई है उनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये तो 5 बड़े नाम। इसके अलावा सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, अश्वनी कुमार चौबे, बाबुल सुप्रियो, देबाश्री चौधरी। गौड़ा को आप छोटा नाम मत कहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, और रसायन उर्वरक मंत्रालय। तो मैं करेक्ट करता हूं अपने आप को, 6 बड़े नाम। देबाश्री चौधरी, राव साहेब दानवे, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप चंद्र सारंगी, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची अब चौहान देवू सिंह, मैं भारत की प्रभुता और राज्य मंत्री की रखूंगा। मैं संघ के राज्य पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। लेकिन प्रताप चंद्र सारंगी का इस्तीफा, इनका बड़ा गाजे बाजे के साथ इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था 2019 में कि ये तो साइकिल चलाते हैं। बहुत ही गरीब परिवेश से निकले हुए प्रताप सिंह सारंगी। मुझे अभी भी उनका पहला भाषण याद है। संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे अब क्या उनके काम को जब असेस किया गया वो उसमें कमी पाई गई, इसलिए हुआ है और किसी और को मौका देना था। अश्विनी वैष्णव गुजरात, माफ कीजिएगा, उड़ीसा से ही आते हैं। एक और नाम है उड़ीसा से जो सारंगी को रिप्लेस करने वाले हैं। तो किसी नए को मौका देके क्या बीजेपी कुछ नया करना चाहती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, जिसके साथ उन्हें लाया गया था, और जब उनका पहला भाषण में जब उन्होंने अपने पहले भाषण में कि हाशिए पर पड़े लोग भी देश पर राज कर सकते हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। पॉलिटिकल मूव ये था कि जब उस व्यक्ति ने जिनके बारे में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि वो बहुत नीचे से उठकर आए हैं, साइकिल से चलते हैं, और राजनीतिक तौर पे गांधी परिवार पे हमला किया उन्होंने, श्री भगवंत तो उनको लाया गया था। और जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा था उनका, फिर अचानक से उनको ड्रॉप किया जाना सवाल तो कर्नाटक से एक और चेहरा अब शपथ लेते हुए, भगवंत खूबा, ये लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मैं विधि द्वारा जो हैदराबाद कर्नाटक जिस इलाके को कहते हैं कर्नाटक के, उस इलाके से, और ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहां पर पैठ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। सुकेश से इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, अच्छा हुआ थोड़ा आपने मुझे बता दिया। इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मेरे पास। निर्वहन करूंगा तथा मैं इनकी दूसरी टर्म है, दूसरी बार ये लोकसभा में चुने गए हैं भगवंत खूबा, सभी प्रकार के लोगों और राज्य मंत्री की और विधि के अनुसार पद के तौर पर ये शपथ लेते हुए। भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और उसके बाद कर्नाटक को भी तब के सिवाय, जबकि ऐसी राज्य मंत्री अच्छी खासी तरजीह मिलते हुए दिख रही है। तो इन्हीं राज्यों में तो चुनाव है, ऐसा करना अपेक्षित हो, इन्हीं राज्यों में चुनाव है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके अंदर अभी देखिए, खास बात यह है, अभी उत्तर भारत में, अगर हम पंजाब में बीजेपी का रसूख नहीं भी है, पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
इन इलाकों से अभी किसी चेहरे का जिक्र सामने नहीं आया। 23 में है चुनाव, 22 में है पंजाब में। पंजाब में बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास लोग नहीं हैं, जीते हुए लोग नहीं हैं, तो वो जगह भरना शायद बीजेपी के नहीं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो ठीक है, आगरा, अब आगरा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानने लगे। मैं उत्तर प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटता हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की काफ़ी गूंज है। पंचायत चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष में खैर उसकी बराबरी, उसकी भरपाई कर ली बीजेपी ने, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले थे। संविधान के प्रति पर वहां पर मंत्री पद के नाम पर क्या आपको लगता है कि अभी ये इलाके वो टकटकी लगाए ही बैठे रह गए यहाँ के सांसद? अंतकरण से निर्वहन करूंगा। आप कह सकते हैं जिन इलाकों में किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा गूंज है, अब वहां से अब बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिला है। हाँ, नगण्य है, शून्य है, ना ही एलिवेशन देखने को मिला है। हाँ। जैसे संजीव बालियान वहां से मंत्री है, लेकिन उनको एलिवेट नहीं किया गया है। तो शायद वो शिकायत उस इलाके के लोगों की हो सकती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हो सकती है कि जहां हम सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां सब कुछ दांव पे लगा है, क्या उसके लिए कुछ अलग से सोचा गया है? क्या उसकी भरपाई कोई योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, क्या वहां होगी क्या? नहीं, मैं इस इलाके की बात इसलिए कर रहा हूँ, इस इलाके में हम बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही, नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। पिछली मोदी 1.0 में महेश शर्मा भी मंत्री थे, वीके सिंह वो आज भी मंत्री हैं, सतपाल सिंह भी मंत्री थे, संजीव बालियान भी मंत्री थे। तो इस इलाके में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में देखने को मिला था। हाँ, अब जबकि जरूरत है, हाँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अभी हमें जरूरत है, तो क्या अभी नहीं दी जा रही क्या उस तरह की रिप्रेजेंटेशन? ये सवाल वो उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब प्रतिमा भौमिक आएंगी शपथ लेने के लिए, और ये त्रिपुरा से सांसद हैं सुकेश। मैं त्रिपुरा में भी आजकल ऑल इज नॉट वेल के कुछ संकेत मिल रहे हैं, सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, और भारत की प्रभुता और प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा वेस्ट, त्रिपुरा पश्चिम से अपने कर्तव्यों का श्रद्धा सांसद हैं और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। तो किरण रिजिजू के अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, दूसरा चेहरा सभी प्रकार के लोगों के प्रति जो मंत्रिमंडल में शपथ ले रहा है, त्रिपुरा से आती हैं ये जी। मैं करूंगी। बिल्कुल, देखिए वो रीजन एक ऐसा रीजन है जिसपे बीजेपी और संघ दोनों की निगाहें रही हैं। उसमें बीजेपी ने अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया है पिछले कुछ सालों में, और जो अभी तक वो कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा जाता था, वहां से अच्छे खासे सांसद भी आते हैं। त्रिपुरा, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, मैं पूरे इलाके की बात कर रहा हूं। हाँ, त्रिपुरा तो सीपीएम का एक गढ़ था। मैं नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। उस पर खास तवज्जो नरेंद्र मोदी की रही है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वहाँ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसे होती है इसकी बात हो, तो उसके तहत ही इनको इंडक्ट किया गया। और जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं, और त्रिपुरा में तो बाकायदा पैठ ही नहीं बनाई, सरकार भी बना ली है बीजेपी ने, लेकिन जहाँ पर पैठ की पुरजोर कोशिश की, हालांकि नाकामयाब रहे। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, 3 से 76 सीटें ज़रूर की, 18 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। और अब डॉक्टर सुभाष सरकार ये उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, रह चुके हैं, महासचिव भी रह चुके हैं, और 2019 में ये सांसद बने। देखिए, बहुत लोग ये सवाल उठा रहे थे जब सुबह से हम लोग इस चर्चा में थे, और कल भी इस चर्चा में थे, उसके पहले भी जब भी हमने चर्चा की है कि बंगाल में तो चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को जो पाना था बीजेपी पा चुकी है, अब तो दीदी की सरकार बन गई है, वहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होगा? देखिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है नहीं, वहाँ से लोग छोड़कर भी जा रहे हैं ना, वापस टीएमसी भी जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप वहाँ से 18
MP जीत चुके हो अब तक 2019 में। 42 में 18 ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। आप 3 से 76-77 पहुंचे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग अब टीएमसी की तरफ जाने लगे। तो अपने काडर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए जरूरी था कि वहां के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया है, जो पहले से वहां मंत्री थे उन दोनों को ड्रॉप किया गया है, और मेरी जानकारी में 3 लोगों को, एक मथुआ समाज से आते हैं उनको दिया गया है। वो समाज है जिसने न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी संख्या में बीजेपी को वोट किया है, तो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा बीजेपी का मानना था। और बीजेपी के जो तमाम वहां के बड़े नेता थे वो इस बात की एडवोकेसी कर रहे थे कि बंगाल में बीजेपी को अगर बने रहना है, अपना प्रभुत्व उसको बना के रखना है, कम से कम 2024 के चुनाव को अगर ध्यान में रखा जाए, तो वहां से मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को जगह देनी होगी। अब अगला नाम जो है वो है डॉक्टर भागवत किशन राव करड़। ये तो महाराष्ट्र से आते हैं, औरंगाबाद इलाके से। जमीनी स्तर पे इन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया था, डिप्टी मेयर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी 97-98 में, और उसके बाद यहाँ तक ये पहुँचे। राज्यसभा के सदस्य हैं अभी। डॉक्टर भागवत किशन राव करड़। तो मेरी सुई अभी उसी बात पर अटकी हुई है, ये भी महाराष्ट्र से। तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पर ये उत्तर भारत वाला इलाका। और जब हम चुनाव की बात करते हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए, और थावरचंद गहलोत के लिए आप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नाम का। प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आप कह रहे हैं कि जहां चुनाव होने हैं, 2023 में है चुनाव। हाँ, तो 2023 में अभी समय बचा है। कुछ अलग से क्या दिमाग में होगा 2023 के चुनाव के लिए, क्या इन प्रदेशों के लिए, क्या हरियाणा भी है उसमें, पंजाब भी है। बिल्कुल, पंजाब में तो अगले साल चुनाव है, और जम्मू कश्मीर। देखिए वहाँ अभी चुनाव की में थोड़ा वक्त लगना है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने अभी काम करना शुरू किया है। मेरी जो जानकारी है करीब 1 साल मान के चलिए। बहुत लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के साथ उसका चुनाव हो जाएगा। हाँ, मुझे शक, पर सांसद तो है ना आपके वहाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जितेंद्र सिंह वहाँ अभी भी मंत्री है, तो उनको अच्छा, दो मंत्री कैसे एक ही जगह से? और कुल मिलाकर सीटें 6 हैं। आपको सीटें 6 हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, और बहुत जो वहाँ पे बीजेपी के काडर को जिस तरीके का संदेश मिलना था, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग पहले बीजेपी ने दे दिया है। 370 लद्दाख से भी कल चर्चाएं बड़ी गर्म थी कि नामग्याल को भी, जो लद्दाख से सांसद हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। लगातार इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि मोदी छकाने में माहिर है, तो कुछ नाम तो ऐसे होंगे, मतलब वो शब्द सही हो जाए। वो अटकलबाजियां थी कि वहाँ से उस युवा सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो गलत साबित हुई। तो लद्दाख से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है कैबिनेट में, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा सुकेश ने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर से वो हैं। लेकिन हमने त्रिपुरा की बात की है, हमने अरुणाचल की बात की, किरण रिजिजू। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की भी। मणिपुर से राजकुमार रंजन सिंह अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट पर पूरा ध्यान है, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंटेशन माकूल मात्रा में मिली। देखिए ये एक बड़ी चीज दिखाई दे रही है। देखिए वहाँ बीजेपी मंत्रिमंडल में बीजेपी की सत्ता, मणिपुर खास अगर बात करें हम, वहाँ बीजेपी की सत्ता है संदीप, लेकिन बीजेपी वहाँ बहुमत में नहीं आई थी। वहाँ कांग्रेस की अच्छी खासी संख्या थी। वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने टूटकर, जो वहाँ विधायक, जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं। तो कुछ कांग्रेसियों ने ही बीजेपी को बेल आउट किया, वो सब बीजेपी की तरफ आ गए। और ये सारा जो खेल है, ये मणिपुर में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है कि बीजेपी जो है वो तवज्जो देती है मणिपुर में पार्टी को, और उनका रिप्रेजेंटेशन हम राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहते हैं। ये मैसेजिंग की कोशिश है। नहीं, पर वहाँ की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को अच्छी खासी
और ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। त्रिपुरा भी रिप्रेजेंटेड है, मणिपुर भी है, बिल्कुल बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश भी है, और असम सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में, क्योंकि ये हमारी कड़वी हकीकत है कि हम पूर्वोत्तर भारत को भारत का हिस्सा, वो 7 सिस्टर्स की राज्य कितने हैं वहाँ पर, उनके नाम क्या हैं, उनके कैपिटल क्या हैं, ज़्यादातर भारतीयों को नहीं पता है, और ये एक दुखद पहलू है। देखिए इसका एक इसकी अगर दूसरी साइड में डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं, शायद ही कभी ऐसा रहा हो। आप मनमोहन सरकार का भी मंत्रिमंडल उठाकर देख लें तो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, मणिपुर का भी था, अरुणाचल का भी था, लेकिन नरेंद्र मोदी का तवज्जो और उनकी जो मैसेजिंग का स्टाइल है, उससे बात नीचे तक परकोलेट करके जाती है कि हमने इस रीजन को अपना बनाया है, और इसको बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में प्रधानमंत्री बहुत कारगर साबित हुए। अब डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ये सांसद हैं, महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है, एनसीपी के एक बड़े नेता की ये बहू हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तो महाराष्ट्र की राजनीति का भी खैर अजब खेल होता है, वहाँ पर कौन किस वक्त कितने पाले बदल जाए, और अखंडता ये भी एक हकीकत है। लेकिन महाराष्ट्र से एक और चेहरा के रूप में मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और शुद्ध अंतःकरण से महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपको बता दें अभी कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं, या पक्षपात, अनुराग, पर महाराष्ट्र संभावनाओं का खेल महाराष्ट्र में कभी खत्म नहीं होता। देखिए महाराष्ट्र में जो गठबंधन अभी बना है, अगर राजनीतिक तौर पे अगर देखें तो वो बड़ा ईश्वर की शपथ उस गठबंधन में बहुत पोटेंशियल है। आप शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मेरे विचार के लिए अगर एक पाले में रहे और बीजेपी अकेली दूसरी तरफ हो, उसे किसी तो जो स्वीप थी शिवसेना और बीजेपी की एक तरीके से, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में वो बीजेपी को कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित, एक कमजोर में प्रत्यक्ष धड़े में रखता है। अप्रत्यक्ष अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े तो नहीं करूंगी। तो और ये रिजर्व सीट है, ये शेड्यूल ट्राइब की सीट है जहां से ये जीत कर आई। सिर्फ इसी सीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े तो जो एक माफ कीजिएगा शिवसेना और बीजेपी का जो बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में जो रिजल्ट था, तो बीजेपी वो अपने आप को वहां कमजोर पाएगी। नहीं, मैंने एसपी सीट होने का जिक्र डिंडोरी का क्यों किया डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के ताल्लुक में, इसलिए कि अगला नाम जो अब आने वाला है वो है श्री विशेश्वर टूडू। ये तो और ये उड़ीसा से आते हैं, कहा जिन और जगह, हाँ, तो ये ट्राइबल फेसेस का भी यहाँ पर देखिए, मैंने कहा रीजन, हाँ, जाति, ये फैक्टर इन करेंगे इस, हाँ, और राज्य, हाँ, तो मतलब आप देखेंगे इक्वली रिप्रेजेंटेड, इक्वली तो नहीं लेकिन प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड आप कह सकते हैं, तो उसको करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान पहले से मंत्री हैं, और ये दूसरे व्यक्ति हैं जो आज शपथ ले रहे हैं, अश्विनी वैष्णव के अलावा ये दूसरे हैं। हाँ। तो 3। तो पूर्वी भारत जो है वो चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, याद करिए और उड़ीसा पूरा में भी लोकसभा पूर्वोत्तर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। हाँ, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने बिल्कुल की उसको दिमाग में रखा पूरा पूरा मन यहाँ पर बीजेपी की इस मंत्रिमंडल फेरबदल में प्रधानमंत्री की सोच, इसमें कहीं ना कहीं वो छाप जरूर दिख रही है। और इसके बाद नाम आएगा शांतनु ठाकुर का। हम पूर्वी भारत पर ही अभी हमारी नजर बनी रहेगी। ये शांतनु ठाकुर, ये जो मैं कह रहा था मथुआ समाज के एक बड़े नेता के तौर पे इनको देखा जाता है। ये समाज इन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है बीजेपी को, तो इनका बहुत एक जायज डिमांड बनती थी, और स्टेट बीजेपी से बहुत आग्रह था कि इस समुदाय से किसी व्यक्ति को और नहीं, ये बीजेपी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में उनका एक कोर वोट बैंक जहां पर बन रहा है, तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में फिट इन भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और इसीलिए अब आप देखेंगे शांतनु ठाकुर को बुलाया जा रहा है पद और गोपनीयता की शपथ के लिए। श्री शांतनु ठाकुर। जैसे पश्चिम बंगाल को लेकर कई बड़े नामों की भी चर्चा हो रही थी सुकेश, लेकिन वो सारी चर्चाएं, वो सारे कयास निराधार साबित हुए। नहीं, शांतनु ठाकुर की चर्चा तो हम लोगों ने भी की लगातार। प्रमाणिक का भी नाम था, लेकिन स्वपन दास गुप्ता का भी, दिलीप घोष का, ये नाम भी हवा में तैरने लगे थे। हाँ, कल तक दिलीप घोष का नाम भी था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सोचकर जो नाम तय किए गए हैं वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सोचकर किए। और ये शांतनु युवा चेहरा है, वो आप कोई भी देखकर ही सहज अंदाजा लगा सकता है। तो राज्य मंत्री के पद की शपथ लेते हुए शांतनु ठाकुर, अभी निश्चित प्रमाणिक का भी नाम आने वाला है, वो 43वां नाम है। अभी 39वें शख्स इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए, दोनों नाम और आएंगे, वो दोनों ही Constitution or shall under my consideration बंगाल से होंगे। consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. तो पर इसमें सवाल ये उठता है सुकेश, जो बात कही गई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस फलसफे से क्या यू टर्न लेते दिख रही है मोदी सरकार? मंत्रिमंडल में ये जबरदस्त बड़ा फेरबदल है और 53 से संख्या कहीं ना कहीं 70 के पार भी जाती दिखेगी शाम तक, जब मैंने कहा अब इसको हला लिया जाएगा। अब इसको जम्मू मंत्रिमंडल कह सकते हैं, वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस तो नहीं है। हाँ, अब उससे डिपार्चर है, उस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो एक लाइन दी गई थी सरकार की तरफ से, ये तो नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन इसके ज़रिए गवर्नेंस पे भी फोकस है, पॉलिटिकल हित साधने की कोशिश भी है। मैं 3 दिन से ये कह रहा हूँ, और जो अभी आप नाम आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ, उसमें अधिकतर पॉलिटिकल टेक्नोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट की जहां तक बात थी, और हम शुरू के 16-17 नाम जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, उनका जिक्र करें सुकेश, तो आरसीपी सिंह, अश्वनी वैष्णव, आरके सिंह, हरदीप पुरी तो पहले ही मंत्री थे। कोई नया टैलेंट पूल या कोई ऐसा नया चेहरा, अश्वनी वैष्णव एक प्लेजेंट इंक्लूजन दिखाई देता है। आरसीपी सिंह तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो आए हैं, अब उनको टेक्नोक्रेट नहीं कही, अब वो बिल्कुल खाटी राजनीति। तो जो वो टेक्नोक्रेट या स्पेशलिस्ट की बात थी, उनके लिए जगह अभी नहीं मिल पाई है सिवाय राजीव चंद्रशेखर के और अश्वनी वैष्णव। राजीव चंद्रशेखर भी राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। किससे क्या काम लेना चाहते हैं मोदी? और मैंने कल भी कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूं कि दिस इज नॉट द एंड। इसके बाद आप ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे प्रशासनिक बदलाव भी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, मेरी जानकारी में प्रशासनिक बदलाव देखेंगे, क्योंकि मोदी उस डिलीवरी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त करना चाहते हैं। ही वांट्स टू बी इन कमांड अगेन। जब मैं अगेन कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मोदी के दिमाग में ये बात है कि इस कोरोना काल में वी हैव गॉन हेवायर, हमसे लोगों का भरोसा उठा है, लोग हमारे खिलाफ बोलने लगे हैं, लोगों की नाराजगी हमारे प्रति है। तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए जो हमारे वोटर हैं, जिनको हम अपना वोट बैंक समझते आए हैं, अभी पिछले 5-7 साल में जो बनाया, जिन तक हमने सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी जिसको कहते हैं, उसको उस तक डिलीवरी बहुत, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो, उस वैसा सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मंत्री भी कौन हो, उसके लिए असेस किया गया है किस अफसर ने काम किया है, किस अफसर को बदलने की जरूरत है, उसको भी चिन्हित किया गया है, ऐसा मुझे बताया गया है। अब जॉन बरला अल्पसंख्यक समुदाय से ये ताल्लुक़ रखते हैं,
और जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात आती है, देखिए जॉन बर्ला को जगह मिलती है, ट्राइबल है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इनको बंगाल से आते हैं, विधि द्वारा स्थापित ट्राइबल इलाके से। संविधान। तो जो मैं अल्पसंख्यक का सवाल मैं इसलिए उठा रहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है, पर इन 43 नामों में कोई मुस्लिम नाम नहीं दिखाई देता है। मुख्तार अब्बास नकवी है पहले से कैबिनेट, पहले से। तो मतलब 70-75 लोगों में आप सिर्फ एक मुसलमान को मंत्री बनाने लायक पाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से देखेंगे कि अगर आपने 70-75 बनाए हैं तो कम से कम 3-4-5 मुसलमान तो होने चाहिए, तब आप कहेंगे कि आपने प्रतिनिधित्व दिया है। नरेंद्र मोदी इस राय में यकीन करते नहीं है। उन्होंने एक नहीं कई बार ये बात कही है कि हमारा काम जो होता है वो सबके लिए होता है, उसमें कोई कमी दिखा दे कि हमने इसके लिए किया, इसके लिए नहीं किया। उन्होंने बड़ा सिंपल प्लेन लॉजिक, सिंपल प्लेन लॉजिक उनका है, उनके उसके हिसाब से वो चलते हैं कि हम इस टोकन रिप्रेजेंटेशन में हम। तो फिर ये कि जी एक्स आदमी इसलिए क्योंकि ये दलित समाज से आता है, ये ओबीसी का चेहरा है, ये एसटी से आता है, ये एससी से आता है, वो भी तो टोकन रिप्रेजेंटेशन है। फिर देन इट फ्लाइज इन द फेस ऑफ लॉजिक। जब जात पात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप लोगों को मंत्री बनाते हैं, तो फिर एक समुदाय को, एक तबके को क्यों अलग छोड़ देते? पॉलिटिक्स इन इटसेल्फ फ्लाइज इन द फेस ऑफ कॉमन सेंस। हाँ, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बात नरेंद्र मोदी नहीं कहे, लेकिन भाजपा का कोई प्रवक्ता कह सकता है आपको कि जब वो हमें अपना समझने को तैयार नहीं है, हम सीटें दे तो वो हमको जिताने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रिमंडल में भी करें, इसकी क्या जरूरत है? तो मतलब ये इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? ये लोकतंत्र का फिर वो ढांचा तैयार हो रहा है कि वोट दोगे तो हम आपको मंत्री बनाएंगे, वरना आपकी पूछेंगे नहीं। जिस राज्य में हम हार गए वहां का मंत्री नहीं बनाएंगे। फिर तो लॉजिक ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। इसी लॉजिक पे चल रहा है ना। अनुप्रिया पटेल को अभी मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, मिर्जापुर से सांसद हैं, वो नरेंद्र मोदी के बगल की सीट, लोकसभा सीट है, बनारस के बगल की लोकसभा सीट, वहाँ उनकी जाति के लोग उस इलाके में ज्यादा है, तो अभी उनकी जरूरत है तो अभी बनाओ। निषाद को बनाने की बात हो रही थी, अगर यहाँ नहीं बनाया है तो उत्तर प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वहाँ बनाएंगे। तो आप हमें वोट देते हो, आप हमें वोट दोगे, इसलिए आप हमारे मंत्रिमंडल में होगे। ये सिंपल लॉजिक है। और ये मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं, पर 2014 में जब शुरुआत हुई थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, एमजे अकबर आए, नजमा हेपतुल्ला भी थी तब, और 2021 में ऐसा क्या बदल गया कि समावेशी होने में क्या दिक्कत हो जाती है? इसको समावेशी ही कहते हैं। हाँ, अब उस माइंडसेट को बदलना वो बड़ा मुश्किल है। राज्यसभा में वो जफर इस्लाम को लेके आए हैं, वो कहेंगे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप रिप्रेजेंटेशन को मंत्रिमंडल में होना ही क्यों मानते हैं? राज्यसभा में भी होना रिप्रेजेंटेशन है। हमने उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाया यही दिया जाता है ना, इस समुदाय के व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया तो उनकी, आपकी आवाज सुनी जाएगी, चिंता मत करो, आपका मंत्री है। तो मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी ये कहती है भाई कि आप चूंकि हम पे विश्वास तो करते नहीं है, हमने तो विश्वास करके आपको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा हर जगह पहुंचाया है। ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन हो गई ना। हाँ है। अब आखिरी शख्स आज जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, निशित प्रामाणिक अब शपथ लेते हुए, और ये भी पश्चिम बंगाल से, हम इनका जिक्र पहले भी कर रहे थे सुकेश, कूच बिहार से आते हैं ये। और जैसा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से कहूंगा कि बंगाल में ठीक ठाक संख्या में मंत्री बनाना वो बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है। वो 2021-22 तो देख ही रही है जो बंगाल में हो रहा है कि वहां उसका काडर, उसका मोरल डाउन है। ये भी खबरें मिली हैं कि जो विधायक जीत गए हैं वो भी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। मुकुल राय जिस कतार में गए, उस कतार में बहुत सारे लोग लगे हैं कि वो टीएमसी में उनकी वापसी हो जाए, जो टीएमसी से गए थे।
तो ऐसे में अपना किला बचाने के लिए ये जरूरी था कि अपने कुछ प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को और निश्चित से प्रामाणिक कौन हो सकता है, इनका सरनेम ही प्रामाणिक है। प्रामाणिक है। तो ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ कर मंत्री बनाया गया है, सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, जिसमें 2024 साधा जा सके। तो मतलब दो तरफ एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश। पहला, देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई है, महामारी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी की जो मार है, उससे उबारने के लिए ये बड़ा फेरबदल किया गया है। 12 मंत्री उनकी छुट्टी हो गई है। 43 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मैं नए चेहरे नहीं कहूँगा, क्योंकि दरअसल इनमें से कुछ पुराने चेहरे हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, तो सभी नए चेहरे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि 43 के 43 लोग नए हैं। किरण रिजिजू हों, आर.के. सिंह हों, हरदीप पुरी हो, मनसुख मंडाविया हों, पुरुषोत्तम रुपाला हों, जी कृष्ण रेड्डी हों, अनुराग ठाकुर हों, ये ऐसे लोग हैं जो पहले भी मंत्रिमंडल में थे। तो 43 नए चेहरे नहीं हैं। और अब राष्ट्रगान की बारी है। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार मुकम्मल हो गया है। 43 लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, और इसमें जो बड़े नाम थे, अगर आप मिस कर गए हैं, 15 लोगों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। और वो 15 मंत्री कौन हैं? नारायण तातू राणे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के, शिव सैनिक थे, फिर कांग्रेस में आए और 2019 में अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया और अब कैबिनेट मंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल एक और पूर्व मुख्यमंत्री, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दलित चेहरा, भरपाई करेंगे थावरचंद गहलोत की, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, सरकार बनवाई बीजेपी की मध्य प्रदेश में, तो उसका इनाम मिलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, इकलौते चेहरा जेडीयू के इस मंत्रिमंडल में। यह अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है जो अभी गले नहीं उतर रही। जो जेडीयू 2019 में एक मंत्री पद मिलने के चलते मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, वो इस बार क्यों मान गई? अश्वनी वैष्णव ये बड़ा चेहरा है, पीएस रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, जब वो प्रधानमंत्री थे, उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बड़ा नाम, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलती दिख रही है। कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी मिलेगी। पशुपति कुमार पारस वो एंट्री कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में। एलजेपी के अंदर खाने ही जो सिर्फ उटव्वल चल रही है, तो उन्हें न्योता दिया गया है। किरण रिजिजू लॉन्ग ओवरड्यू प्रमोशन उन्हें मिलते हुए कैबिनेट मंत्री बनेंगे। आर.के. सिंह का भी प्रमोशन हुआ है, देश के गृह सचिव रह चुके हैं, मंत्री थे पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। और हरदीप सिंह पुरी को भी, आर.के. सिंह ब्यूरोक्रेट,
हरदीप पुरी डिप्लोमैट और सिविल एविएशन और अर्बन डेवलपमेंट देख रहे थे, अब उन्हें प्रमोशन दिया गया है। मनसुख मंडाविया ये गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इनका भी प्रमोशन हुआ है। गुजरात में भी अगले साल चुनाव हैं, यह भी गौर करने वाली बात है। एक और बड़ा चेहरा, बीजेपी के संगठन का बड़ा चेहरा भूपेंद्र यादव, पिछले साल 1.5 साल से तमाम बड़े राज्यों में वो चुनावी रणनीति की कमान संभाले हुए थे, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, ये गुजरात से संबंध रखते हैं, बहुत ही मुखर वक्ता हैं और ये भी बहुत पहले बन जाने चाहिए थे कैबिनेट मंत्री। इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, देर आए दुरुस्त आए, दिन के लिए हो गया है। जी कृष्ण रेड्डी युवा चेहरा है, आंध्रा के गृह राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। और अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री थे, अब ये भी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। तो 15 कैबिनेट मंत्री और 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। मेरे साथ चर्चा में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन तो लगातार बने ही हुए हैं। अब चर्चा में जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी चर्चा में आ गए हैं। तो पहला सवाल तो ये गोपाल बाबू, 43 लोगों ने आज शपथ ली, पर यह तो भारी भरकम फेरबदल हो गया। ये मोदी 3.0 कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी दिक्कतें हैं और राजनीतिक आपको संदेश भी देने थे, लेकिन 12 मंत्री और उसमें से 5 तो, बल्कि मैं 6 कहूं, बड़े मंत्री, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, संचार मंत्रालय भी था, आईटी मंत्रालय भी, प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पर्यावरण, हेवी इंडस्ट्रीज, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन सबसे अहम मंत्रालय पिछले 1.25 साल का, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी छुट्टी, अश्वनी चौबे उनके जूनियर राज्य मंत्री, उनकी छुट्टी, सदानंद गौड़ा की छुट्टी। तो क्या सरकार ये मान रही है कि नहीं, मंत्री ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल माकूल नहीं निकला? जो आप एनालिसिस कर रहे हो छुट्टी, तो इसका मतलब तो बदलाव कभी होना ही नहीं चाहिए किसी चीज में। इतना बड़ा बदलाव की जरूरत पड़ गई पार्टी में, संगठन में। इतना बड़ा संगठन है, नए लोगों को स्थान नहीं मिलेगा, नए लोगों को आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा, उनको ग्रूम नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे संगठन और पार्टी में सब लोगों का समावेश होगा? इसलिए यह बहुत बड़ी रीशफल है, ये जरूर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। और एक तरीके से पूरा नया चेहरा मोदी गवर्नमेंट का सामने उभर के आता है। काफी नए लोग हैं, नए समीकरणों के साथ है, पार्टी के अलग अलग जो घटक दल है उनके लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा गया है, प्रादेशिक रूप से भी सब लोगों को स्थान मिला है। और इसके साथ जो लोग एग्जिट हुए हैं, केवल परफॉर्मेंस बेस्ड उनको एग्जिट को मानना यह बिल्कुल गलत बात है, यह ठीक नहीं है। संगठन पार्टी भी बहुत बड़ी है, उसकी भी आवश्यकता है, बहुत है। नहीं, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा गोपाल बाबू, आपका अख्तियार है, तो आपकी सरकार है, बदलाव बिल्कुल हो सकता है। बदलाव को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, बदलाव के बगैर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ये सवाल मेरा ये है कि देखिए, इतने बड़े बदलाव की नौबत क्यों आ गई? सरकार मान रही है कि कई फ्रंट्स पर दिक्कतें थी, तो बड़ी विकेट भी गिरी है और नए चेहरे आए हैं। इन तमाम सवालों पर, और आपने महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को, SC ST सबको समावेश करने की कोशिश की है, पर कुछ इलाकों पर को पूरी तरह से नजरअंदाज भी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहां से कहीं कोई नई चेहरे क्यों नहीं दिखे? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिए। संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इस फेरबदल पर पूरे तफसील से चर्चा, बने रहिए।